हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम हिमांशु गुप्ता है और फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, आज के चक्रव्यूह के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिससे हर साल जेईई एडवांस में 1 से 2 सवाल बनना तो पक्का है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक बेहद जरूरी चैप्टर। डायरेक्ट सवाल 1 से 2 सवाल तो आते ही आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि बाकी टॉपिक से मिक्स करके भी इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो एक अगर बात की जाए एडवांस के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस वालों का, आईआईटी वालों का बड़ा फेवरेट चैप्टर है ये भाई। ठीक है, चलो यार, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। काफी सारे टॉपिक्स हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है। हम सभी टॉपिक से कोशिश करेंगे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं उनको लें। ठीक है, तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, स्क्रीन पर देखिएगा और इस सवाल को सॉल्व करने की पहले खुद से कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, किसी भी सवाल का सॉल्यूशन देखने से पहले जरूर ट्राई कीजिएगा उसको, सवाल को आप खुद से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए यार, मुझे उम्मीद है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा, सवाल को सॉल्व किया होगा। अब देखते हैं इस सवाल का सॉल्यूशन क्या है। तो क्या बोल रहा है सवाल, बोला हुआ है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट है, पासेस थ्रू कॉपर कंडक्टर, जिसकी रेसिस्टिविटी हमको दे रखी है। तो हमें ये रेसिस्टिविटी दे रखी है, ये हमको करंट दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 मिलीमीटर, तो रेडियस आर दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ charges if their drift velocity is 1.1 into 10 raised to the power -3 मीटर पर सेकंड। तो हमें यहां पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी दे रखी है। समझिएगा, पूछा क्या है, मोबिलिटी पूछी है। तो हमने कहा सर मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोबिलिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वीडी अपॉन ई। वीडी तो मुझे डायरेक्ट दिया हुआ है, यहां पर वैल्यू छाप दूंगा सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। सर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो मुझे एक और फॉर्मूला याद आ रहा है जिसमें करंट डेंसिटी J इज इक्वल्स टू होती है सिग्मा इंटू ई। ठीक है, करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। करंट डेंसिटी क्या होती है सर, करंट पर यूनिट एरिया, आई अपॉन ए। सिग्मा क्या है, अब देखो यहां पर मुझे सिग्मा नहीं दिया, मुझे रेसिस्टिविटी दी है। तो रेसिस्टिविटी ये क्या है, सिग्मा कंडक्टिविटी है। कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। तो मैंने कहा 1 अपॉन रो इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई इंटू रो डिवाइडेड बाई ए। मैं इसको लिख देता हूं आई इंटू रो डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या है, रेडियस दिया हुआ है ना, तो पाई आर स्क्वायर, ये देखो रेडियस दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं। तो अब जो मोबिलिटी निकल करके आएगी, इट विल बिकम वी डी डिवाइडेड बाई आई इंटू रो डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर को ऊपर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, पी डी इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई इंटू रो। अब हमारे पास सारा डेटा है, वैल्यू पुट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, वीडी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.1 10 की पावर -3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर 5 मिलीमीटर, तो 5 इंटू 10 की पावर -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, आई कितना दिया है 5 एम्पियर इंटू रो 1.7 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलो भाई वैल्यू छाप देते हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 1 5 से 1 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बचेगा, ऊपर एक 5 बचेगा खाली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 5 पाई। ठीक है, इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -6, तो 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10 की पावर -8। ठीक है, एक डेसिमल से ये डेसिमल उड़ा देता हूं, 11 इंटू 5 55 पाई बाई 17। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +8, 10 की पावर -1 बचेगा। ठीक है, 17 दूनी 34, 17 ते 51। ठीक है, 3 समथिंग कुछ हो जाएगा ये। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर पाई 3 इंटू 3 9 और क्या हो जाएगा 0.9 के आसपास। 0.9 कौन सा दिख रहा है, 1 के आसपास वाली वैल्यू दिख रही है मुझे। ठीक है, 1 के आसपास वाली वैल्यू दिख रही है, तो इसका मतलब ये वैल्यू रफली 1 के बराबर ही होगी। तो 1 मीटर स्क्वायर
अपॉन वोल्ट सेकंड। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखी है, ठीक है। यहाँ पर क्या 3 इंटू समथिंग कुछ है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या 73 51 होता है, 3 पॉइंट समथिंग कुछ है, यहाँ पे 3.14 है, ठीक है। तो ये वैल्यू लगभग 9 से तो बड़ी होगी, 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये 9.5 से बड़ी होगी, तो लगभग 10 के आसपास ही जाएगी, ठीक है। 10 इंटू 10 की पावर -1, तो क्या हो गया 1 के आसपास वैल्यू आने वाली है, ठीक है। और बाकी सारी वैल्यू तो बहुत बड़ी है, तो कोई आसपास हो भी नहीं सकती है। चलो अगला सवाल देखिएगा। ये सवाल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, जहां पर एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। मैं पहले स्क्रीन से हट जाता हूं, इन सवाल को सॉल्व पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो वीडियो पॉज करके आपने, उम्मीद करता हूं सवाल को सॉल्व किया होगा। देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। तो सवाल में बोला हुआ है, इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2 शोन इन द फिगर्स R1 इज इक्वल्स टू 1 ओम, R2 इज इक्वल्स टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल्स टू 3 ओम, ठीक है। R1 R2 और R3 की हमको वैल्यू दे रखी है। दिस इज R1/2, R1 R2 R3, दिस इज 2R3, ठीक है भाई, ठीक है। P1 एंड P2 आर दी power dissipated in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are open conditions, are in open conditions, ठीक है। तो P1 P2 क्या है, ये पावर है, ठीक है। पावर डिसिपेशन इन सर्किट 1 एंड सर्किट 2, ठीक है भाई। सर्किट 1 सर्किट 2 में पावर है, लेकिन कब की पावर है, जब ये स्विच ओपन है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। Q1 and Q2 are power dissipations in circuit 1 and circuit 2 when the switches S1 and S2 are in closed conditions respectively, ठीक है। तो भैया इसने 4 पावर के टर्म दिए, P1 P2, P1 P2 क्या है, ओपन स्विच में है, और फिर क्या है Q1 एंड Q2, ये कब की पावर है, जब स्विच क्लोज कर दिए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, आपको बताना है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है स्टेटमेंट्स में, व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए एंड बी इन बोथ सर्किट्स, ए और बी के अक्रॉस 6 वोल्ट लगा दिया है, ठीक है। P1 इज लेस देन P2, फिर इसमें बोला है कांस्टेंट करंट सोर्स 2 एम्पियर लगाया है ए और बी में बोथ सर्किट में, तो P1 ग्रेटर देन P2, ठीक है। और सेम वही चीज अब इसमें Q1 और Q2 को कंपेयर किया है, ठीक है भाई। तो जरा देखना, सबसे पहले बोलना क्या चाह रहा है, हम इस सर्किट को, डायग्राम को दोबारा बनाते हैं और फिर उसको हम एनालाइज करते हैं। सबसे पहले मैं ओपन कंडीशन के बारे में बात करता हूं, मतलब P1 P2 पावर निकालता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्विचेस आर ओपन, जब स्विच ओपन है, ठीक है। तो जब आपके स्विचेस ओपन होंगे तब कितनी पावर कंज्यूम करेगा भाई, तो मैंने कहा पहले सर्किट में क्या है, आपका ये रेसिस्टर है R1, R2 R3 और R1/2, ठीक है। तो सर्किट 1 जो आपको दिखाई देगा, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। पहला रेसिस्टर R1, इसके बाद R2 R3, और ये आपका ये रेसिस्टर है R1/2। R1 यानी कि 1 ओम, R2 यानी कि आपका 2 ओम, R3 यानी कि 3 ओम, ये है आपका R1/2 यानी कि 1/2 ओम, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कैलकुलेशन गंदी जाएगी, ठीक है। और इसको आपने यहां पर कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज योर सर्किट, ठीक है। यही कंडीशन सर्किट 1 बना रखा है ना, इसी तरीके से स्विच S1 ओपन है, तो मतलब यहां पर तो कुछ दिखाने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। अच्छा अब जरा देखिएगा, इस कंडीशन में सबसे पहले आप R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, ठीक है। मैंने कहा यार R इक्विवेलेंट क्या होगा, चलो तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 3 5 ओम बन जाएगा, तो दिस विल बिकम 5 ओम। ये 5 ओम है और ये 1/2 ओम है, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो गए हैं, ठीक है। तो 5 इंटू 1/2, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये हो गया है 5/2, 5 2 10, ये हो गया 11/2, तो ये आपका आ गया 5/11। और फिर इसके साथ ही कैसे हैं, सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1 + 5/11 यानी कि 16/11 ओम। पहले केस का रेसिस्टर निकाल दिया, ठीक है, R इक्विवेलेंट। अब बात करते हैं सेकंड केस, मतलब सेकंड सर्किट के बारे में, ठीक है। तो हमने ये तो पहले सर्किट का R इक्विवेलेंट निकाला, दूसरे सर्किट का। सवाल आसान है लेकिन ये सवाल लेंदी है, क्यों, आपको 4 अलग अलग कंडीशन में R इक्विवेलेंट निकालने हैं, पहले दोनों के ओपन स्विच, फिर दोनों के क्लोज स्विच, फिर उसके बाद आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा R1 R2 R3 और 2R3, ठीक है। अच्छा ये तो स्विच ओपन ही है, जब ओपन स्विच है तो इसका मतलब ये सर्किट किसी काम का है ही नहीं, तो सीधा सीधा बस R1 R2 R3 है, ठीक है। तो सेकंड सर्किट में आपके पास 3 रेसिस्टर्स हैं पैरेलल में, R1
R2 एंड R3, ठीक है। और यहां पर ये आपका A एंड B है, ठीक है। अब जरा देखिए, नीचे वाला स्विच सर्किट ओपन था ना, तो किसी काम का है नहीं। ये आपका क्या है, R1 है आपका 1 ओम, R2 है आपका 2 ओम एंड R3 है आपका 3 ओम, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहां पर R इक्विवेलेंट निकाल लूं तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 3, एलसीएम आ जाएगा 6, यहां पर आ जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 2, यानी कि 9 2 11/6, यानी कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6/11 ओम, ठीक है। ये आपका तो बेसिकली ध्यान दीजिएगा, मैं आपके R इक्विवेलेंट दोनों केसेस में लिख रहा हूं। पहले केस में R इक्विवेलेंट 16/11 है, दिस इज R इक्विवेलेंट इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में R इक्विवेलेंट ये है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, जब स्विच ओपन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। When देखो P1 और P2 कब पावर कंज्यूम कर रहा है, सवाल में क्या बोला है, P1 एंड P2 कहां है, P1 एंड P2 आर पावर कंज्यूम्ड, ठीक है, पावर डिसिपेशन इन सर्किट 1 एंड 2 व्हेन स्विचेस आर ओपन, ठीक है। मतलब क्या, जब ये दोनों स्विच ओपन थे, तो यहां वाला स्विच ओपन था, यहां वाला स्विच ओपन था, तो पावर जो कंज्यूम कर रहा है वो क्या है, P1 और P2 है, ठीक है। अब कब बोल रहा है व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 6 वोल्ट इज कनेक्टेड, ठीक है, अक्रॉस ए एंड बी। तो यहां पर भी 6 वोल्ट लगाया है, यहां पर भी 6 वोल्ट लगाया है। तो जब मैंने 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है, यहां पर भी 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है, तो जो पावर कंज्यूम कर रहा है यहां पर P1, यहां पर P2, ठीक है। मैंने कहा अगर पावर का क्या फॉर्मूला होता है, तो पहला केस, पहला ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए, तो हमें पता है पावर होता है या तो मैं I²R लूंगा या फिर मैं V²/R लूंगा, दिस इज R इक्विवेलेंट, ठीक है। अब देख, जब वोल्टेज कांस्टेंट किया हुआ है तो मैं ये सेकंड वाला फॉर्मूला चूज करूंगा, ये वाला फॉर्मूला चूज करूंगा मैं, ठीक है। तो जिसका R इक्विवेलेंट ज्यादा उसकी पावर कम। अब बता, इन दोनों में से किसका R इक्विवेलेंट ज्यादा है, सर पहले का R इक्विवेलेंट ज्यादा, भाई 16/11 है, वो 6/11 है, ठीक है। तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट ऑफ 1 इज ग्रेटर देन, सर्किट 1 का R इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन सर्किट 2 का R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसका मतलब P1 इज लेस देन P2, ठीक है। पहले वाले का पावर कम होगा, जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम, कब, कांस्टेंट वोल्टेज पर। मैंने कहा ठीक है सर, तो देखो P1 इज लेस देन P2 बिल्कुल लिखा हुआ है, इसका मतलब बिल्कुल सही है। अब अगले में क्या बोला है, व्हेन अ कांस्टेंट करंट सोर्स ऑफ 2 एम्पियर इज कनेक्टेड, ठीक है, देन P1 इज ग्रेटर देन। मैंने कहा अब ऑप्शन बी को जब मैं चेक करूंगा तो कैसे चेक करूंगा, ठीक है, दिस इज माय ऑप्शन ए बी। मैंने कहा इस बार पावर चूज करूंगा I²R, क्योंकि जब कांस्टेंट करंट चूज करेगा तो भैया I वाला फॉर्मूला लूंगा, I² × R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो मैंने कहा इस केस में जिसका R इक्विवेलेंट ज्यादा उसकी पावर ज्यादा, ठीक है। तो मैंने कहा इस केस में क्या लिखूंगा, R इक्विवेलेंट 1 इज ग्रेटर देन R इक्विवेलेंट 2, इसका मतलब है P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। तो हमारा पहले केस में ये मिल गया, ऑप्शन ए चेक हो गया था। दूसरे केस में फ्लिप हो जाएगा चीजें, ठीक है। तो दूसरे केस में P1 इज ग्रेटर देन P2, तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहले दो ऑप्शन समझ में आ गए। अब क्या बोल रहा है, Q1 और Q2 इन दोनों की बातें कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा ये तो मैंने कब बात करी थी, जब स्विचेस ओपन थे। अब क्या बात करूं, स्विच क्लोज कर दूं, ठीक है। तो अब मैं लिख देता हूं switches are closed, ठीक है। तो जब स्विच क्लोज हो जाएगा राजू, तो क्या होगा भैया, केवल और केवल R इक्विवेलेंट बदल जाएगा। देख, जैसे मैं स्विच को क्लोज करूंगा क्या होगा, ये R1 शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये R1 अगर शॉर्ट हो गया तो सिर्फ इस सर्किट का R बचेगा, इस सर्किट का क्या था 5/11 बचेगा। मतलब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूं कि सर्किट किस तरीके से है। पहला सर्किट आपका ये है, ठीक है, और यहां पर आपने स्विच को क्लोज कर दिया है। दिस इज योर A, दिस इज B, ठीक है। अब नोटिस करना, R1 आपका क्या है 1 ओम है, लेकिन ये क्या हो चुका है, ये शॉर्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर बीच में कंडक्टिंग वायर लगा दिया पैरेलल में, तो ये शॉर्ट हो गया। R2 कितना है 2 ओम है,
R3 कितना है, 3 ओम है, और दिस इज R1/2 विच इज 1/2 ओम। तो सिर्फ इसी सर्किट का बचेगा। तो अब जो R इक्विवेलेंट आएगा ये कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6, 6 और 1/2, ठीक है, हमने यहां पर निकाला हुआ है 3 और 5, 5 और 1/2 का इक्विवेलेंट 5/11 आया था, ठीक है। तो मैं सीधा सीधा अब लिख रहा हूं, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 5/11 ओम, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सर्किट की। दूसरे सर्किट में क्या किया था, R1 था 1 ओम, R2 था 2 ओम, R3 था 3 ओम, और यहां पर चौथे एक और ब्रांच है 2R3 की, यहां पर और लगा दी है, ठीक है। तो 2R3 और पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। 2R3 यानी कि 6 ओम। अच्छा अब देखना यार, इन सबको जब मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, ठीक है, 6 और 3 2 होता है पैरेलल में, अब वो इतना डेटा याद हो जाता है, ठीक है। वैसे अगर नहीं पता तो कुछ नहीं करना, R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट, चल मैं यहां लिख देता हूं, क्या होगा 1/1, 1/2, 1/3, 1/6, LCM क्या आएगा 6। तो यहां पर हो गया 6 + 3 + 2 + 1, 6 3 9 10 11 12/6, 2 ओम आ जाएगा, ठीक है। दिस इज R इक्विवेलेंट इन, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, सॉरी 1/2 ओम, नहीं 2 ओम ही रहेगा ना, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2 ओम, क्या आ जाएगा, सही किया है, ठीक है। 1/1, 1/2, 1 वैसे 6 3 2, 2 और 2 1, 1 और 1 1/2, ठीक है, हाँ सही है। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 1/2 ओम आ गया, ठीक है। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं Q1 Q2 भी कंपेयर कर सकता हूं, ठीक है। खैर ऑप्शन सी देखते हैं, अब ऑप्शन सी क्या बोल रहा है। ऑप्शन सी में Q1 और P1 को कंपेयर करने को बोला है, स्विच ओपन और स्विच क्लोज, ठीक है। तो सॉरी स्विच क्लोज और स्विच ओपन, उल्टा हो गया, ठीक है। किससे कनेक्ट किया है, वोल्टेज सोर्स 6 वोल्ट के, ठीक है। तो मैंने कहा देख भाई P1 कितना था, P1 था आपका ये, इसमें 16/11। अब जैसे ही मैंने स्विच को क्लोज किया, रेसिस्टेंस क्या हो गया, ये आपका कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये रेसिस्टेंस सीरीज वाला एक हट गया, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अब ऑप्शन सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। तो यार सी वाले ऑप्शन में हमने कहा फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा सर, पावर इज इक्वल्स टू V²/R इक्विवेलेंट यूज करूंगा, ठीक है। तो इन सर्किट 1, ये सर्किट 1 ही है ना, सर्किट 1 में तो भैया पहले जो पावर, पहले क्या था ओपन रेसिस्टेंस, ठीक है। तो R1 ओपन, जब सर स्विच ओपन था वो ज्यादा था देन R1 क्लोज्ड। आप इजीली देख सकते हो, जब ये सर्किट स्विच ओपन था तब क्या था, ये 16/11 था, अब क्या रह गया है 5/11 रह गया है। तो भैया पहले ज्यादा था, अब क्या है कम हो गया, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा तो पावर बढ़ जाएगी। इसका मतलब है क्लोज्ड वाली पावर क्या थी, Q2 थी, सॉरी Q1 थी, ठीक है। ओपन वाली पावर क्या थी, P1 थी। तो जिसका रेसिस्टेंस कम उसकी पावर ज्यादा, Q1 इज ग्रेटर देन P1 आंसर आएगा, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, Q1 इज ग्रेटर देन P1, बिल्कुल यही बात बोली, तो A B C सही हो गए, ठीक है। अब यहां पे Q2, अब देख कौन सा है, कांस्टेंट करंट सोर्स की बात कर रहा है, कांस्टेंट करंट सोर्स 2 एंपियर, और Q1 और Q2 को ही कंपेयर करना है, ठीक है। तो अब मैंने कहा डी ऑप्शन, बेसिकली कहानी क्या है, क्वेश्चन आसान है, लेंदी बहुत है, आपको चारों ऑप्शन अलग अलग, बेसिकली एक सवाल में उसने 4 सवाल मिला दिए, ठीक है, इसीलिए हमको यहां पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। चलो भाई अब डी ऑप्शन देखना यार, तो डी ऑप्शन कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा यार अब कौन सा पावर यूज करूंगा, P इज इक्वल्स टू I² इंटू R इक्विवेलेंट। तो जिसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा, और अब इन दोनों को कंपेयर करना है, ठीक है। एक 5/11 है, एक 1/2 है, ठीक है। इन दोनों को आपस में, ये 0.5 है, ये क्या है, ये अगर यहां 5.5 होता तो 0.5, ये 0.5 से छोटा है, ठीक है। R इक्विवेलेंट 1 में कम है R इक्विवेलेंट 2 से, ठीक है। आप देख लो 5/11, ठीक है। अगर यहां पर 5.5/11 होता, मतलब 5.5 का डबल होता है 11, तो ये 0.5 होता है, लेकिन यहाँ 5.5 से कम है तो ये वैल्यू 0.5 से कम है, ठीक है। तो ये कम हो गया, इसका मतलब जिसका रेसिस्टेंस कम उसकी पावर कम।
तो Q1 इज लेस देन Q2, ठीक है। तो ये दो आंसर और आ गए, P1 Q1 में कंपेयर कर लिया, Q1 Q2, देखें भाई Q1 इज लेस देन Q2, यहां पर बोल रहा है Q1 इज मोर देन Q2, तो ये ऑप्शन गलत है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। तो सही जवाब आ गया है ऑप्शन ए, बी एंड सी, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, अलग अलग केसेस में बस आपको ये देखना है आर इक्विवेलेंट निकालना। तो पहले तो 4 केसेस में आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ा, ठीक है। हालांकि वो जल्दी हो रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत टाइम ले रहा है, क्यों? क्योंकि रेसिस्टर खत्म ही तो हो रहा है सीधा सीधा, यहां पे एक शॉर्ट हो गया तो देखो ये सिर्फ ये बचा 5/11, तो सेकंड केस निकालना आसान है, लेकिन हर केस को कंपेयर करना कि जब कांस्टेंट वोल्टेज है तब क्या यूज करूंगा, V²/R, जब कांस्टेंट करंट है तब क्या यूज करूंगा, I²R। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, ये क्या सवाल बोला है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, जेईई एडवांस 2015 में आया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है इन एन एल्यूमिनियम बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एक एल्यूमिनियम वायर है जिसका क्या है, क्रॉस सेक्शन स्क्वायर शेप का है, ठीक है। यहां पर डायग्राम भी दिया हुआ है। अ स्क्वायर होल इज ड्रिल्ड एंड फिल्ड विथ आयरन एज शोन इन फिगर, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटीज आयरन और इसकी दे रखी है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस बिटवीन फेसेस पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में रेसिस्टेंस निकालना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। अब जरा देखिएगा, अगर मैं पी और क्यू के बीच में, इन दोनों फेसेस के बीच में इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस निकालूंगा तो दोनों ही सेम एंड्स के बीच में लगे हैं, तो बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट, यही है ना इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, 1/R1 प्लस 1/R2। इसको क्या लिख देता हूं, ρ1L, लेंथ दोनों की सेम है, ठीक है, अपॉन A1, एरिया अलग अलग है, प्लस ρ2L अपॉन A2, वन अपॉन R इक्विवेलेंट A1, ठीक है। L कॉमन ले लूं, A1 अपॉन ρ1, A2 अपॉन ρ2। मतलब कैलकुलेशन गंदी जाएगी, बाकी सारी कहानी तो मुझे आसान सी दिख रही है। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/L में एक काम करता हूं, उसको अलग ही इसमें स्लाइड पे सॉल्व कर देता हूं, ठीक है। तो 1/R इक्विवेलेंट 1/L A1 अपॉन ρ1 A2 अपॉन ρ2, बस वैल्यू छापने की देर है, ठीक है। लेंथ कितनी दे रखी है, 60 मिलीमीटर, तो 60 इंटू 10 की पावर -3। एरिया कितना दिया हुआ है, ठीक है। देख भाई इसका A1 कितना दिया है, 2 इंटू 2 4 मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि 10 की पावर -3 का स्क्वायर 10 की पावर -6। ρ1 आयरन की बात कर रहा हूं, आयरन का रेसिस्टिविटी क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन आर, ठीक है, ये है 10 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7, ठीक है। तो 10 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -7 प्लस, अब A2 7 इंटू 7 49, A2 किसके बराबर हो जाएगा, टोटल एरिया 7 इंटू 7 या 7 मिलीमीटर का स्क्वायर -2 मिलीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो 49 माइनस 4 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि 45 मिलीमीटर स्क्वायर, पूरा बड़ा एरिया 7 इंटू 7 49 माइनस 4, ठीक है। तो 45 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 45 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई इसका रेसिस्टेंस क्या है, 27 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -8, ठीक है। -8 ही है ना, -8 -7, चलो भाई कॉमन ले लूं, एक काम करता हूं, इसको 10 की पावर 1/6 इंटू 10 की पावर -2, 10 की पावर -6 यहां से कॉमन ले लूं, यहां से 10 की पावर -8 कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। अब क्या बचेगा, यहां पर ऊपर बचेगा 4, नीचे बचेगा 100, क्योंकि 10 की पावर -6 7 को -8 बनाया है, तो भैया 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, ठीक है, प्लस 45/27, ठीक है, ये बन गया। 10 की पावर -10 ऊपर जाएगा, +10 -6, 10 की पावर 4/6,
100 और ये, ठीक है, कैलकुलेट ही करना पड़ेगा क्या? गंदे ऑप्शन तो वैसे भी दिख रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है। एक काम करो, सीधा सीधा 2700 ही लिख लो। 4 इंटू 27 प्लस 45 इंटू 100, ठीक है, तो ये बन जाएगा आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, दिस इज 1/r इक्विवेलेंट, ठीक है, तो इसका उल्टा कर दूं, 6 इंटू 2700 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 27 दूनी 54, 54 का डबल हो गया 108, ठीक है, 4500 प्लस 108 इंटू 10 की पावर 4, 2 0 से 2 0 खत्म हो गए, ठीक है, अब 42, 6 दूनी 12, 13 14 15 16, 162 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 8 0 5 1 6 4608 इंटू 100, ठीक है। अब ये किस में बोल रहा है, यूनिट माइक्रो ओम है, तो माइक्रो ओम है मतलब एक काम करूं, माइक्रो ओम है ना, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर -6 ओम, तो ये बन जाएगा आपका माइक्रो ओम, ठीक है, तो ये हो गया 10 की पावर 4, तो ये बन गया R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 162 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4608 माइक्रो ओम। भैया ये तो अब सॉल्व, अरे यार कैलकुलेशन खेला जा रहा है और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, 2 8 16 81 4 3 6 24 4 3 7 2 9, ये भी कटेगा 6 बचेगा, ठीक है, बचा 18, ये आ जाएगा 27 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 768, ठीक है, और काट देना इसको, ये कितना हो जाएगा, 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 3 बचा, 4 नम 4, और ये हो गया 25, ठीक है, ये 2 नम 18, एक बचा 12 96, ये हो गया 50, और कटेगा अभी 8 बचा 8 16 48 25, 27 इंटू 625 डिवाइडेड बाई 48 माइक्रो ओम। इसी में 48 टाइप का कुछ दिख रहा है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग इस रेंज में आएगा, ठीक है, जो भी आंसर आए इतनी मेहनत करने के बाद कोई तो मैच कर ही जाएगा, ठीक है, आई थिंक शायद बी या सी में से कोई ऑप्शन होना चाहिए, सी के आसपास कुछ होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 है, तो लास्ट में 5 तो इसमें दिख ही रहा है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में लास्ट में 5 आना चाहिए, सभी में 5 है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, अब कैलकुलेशन वाला काम तुम्हारा है, ठीक है, मैं बोर हो गया करते करते। चल अगला सवाल देखना भाई, ठीक है, ओहो चलो, तो ये सवाल काफी अच्छा है, ठीक है, समझिएगा क्या बोल रहा है, यहां पर बोला हुआ है शॉन इन फिगर इज अ सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप दैट हैज थिकनेस टी, एक सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप है जिसकी थिकनेस क्या दे रखी है, टी दे रखी है, ठीक है, सेमी सर्कुलर मेटेलिक स्ट्रिप है, टी थिकनेस है, थिकनेस का मतलब ये विड्थ वाली, ये विड्थ नहीं है, ठीक है, क्योंकि विड्थ तो इसकी R1 R2 दे रखी है, थिकनेस का मतलब है ये इसकी डेप्थ, मतलब इस तरीके से अगर 3D में देखूं तो इस तरीके का थिकनेस होगा कुछ ये, ठीक है, तो ये डेप्थ जो है ये टी है, इज दी थिकनेस 3D में, बेसिकली इसकी मोटाई दे रखी है, ठीक है, 3D में अगर बात की जाए तो इसकी मोटाई कुछ इस तरीके से होगी ना, ये मोटाई दे रखी है यहां पर, ठीक है, चल भाई अब क्या बोल रहा है, इसकी रेसिस्टिविटी रो है, थिकनेस टी है, ठीक है, टी थिकनेस रेसिस्टिविटी रो, इट्स इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है, ठीक है, इफ V0 वोल्टेज इज अप्लाइड बिटवीन द टू एंड्स, दोनों एंड्स के बीच में कितना वोल्टेज लगाया है, V0 लगाया है, अ करंट I फ्लोज इन इट, in addition it is observed that a transverse voltage delta V developed between the inner and outer surface due to purely kinetic efforts of moving electrons, ignore any role of the magnetic field, ठीक है, due to the current, the figure is schematic and not drawn to scale। अब क्या हो रहा है, अंदर वाले और बाहर वाले के बीच में
काइनेटिक इफेक्ट्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक इफेक्ट्स की वजह से एक डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया है। ठीक है, अब हमें करंट बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, और ये डेल्टा वी किसके प्रोपोर्शनल है ये बताना है। समझिएगा, सवाल बहुत अच्छा है। ठीक है, आपके पास इस तरीके का सर्किट है। ठीक है, इस तरीके का सर्किट है। यहां पर जब आपने करंट, आपको सबसे पहले तो करंट बताना है, करंट कितना जाएगा। ठीक है सर, करंट होता है V बाई आर, हमने सीधा सीधा बोला करंट होता है V बाई आर। मैंने कहा लेकिन एक दिक्कत है, रेसिस्टेंस कैसे निकालोगे। ठीक है, क्यों सर, रेसिस्टेंस क्या कर सकते हैं हम, डायरेक्ट कर सकते हैं ना। रेसिस्टेंस क्या होता है सर, आर होता है रो एल अपॉन एरिया ए। मैंने कहा हाँ यार, लेकिन जरा सोचना, इस वाले सेक्शन की देख भाई, इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, यहां की लेंथ अलग है, यहां की लेंथ और ज्यादा है, यहां की लेंथ और ज्यादा है। जैसे जैसे मैं बाहर जा रहा हूं लेंथ बदलती जा रही है। समझ में आई प्रॉब्लम क्या हुई। तो क्या करें ऐसे केसेस में जहां पर लेंथ अलग अलग होती है, आपको एक कोई भी रैंडम सेक्शन ले लेना चाहिए। तो मैं एक काम करता हूं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूं। ठीक है, करंट इसी तरीके से जा रहा है ना, तो एक छोटा सा dr विड्थ का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पर, ये लेटेस्ट से दिस इज r डिस्टेंस। ठीक है, r डिस्टेंस दूरी पर ये dr विड्थ का एलिमेंट ले लिया। ठीक है, ये आपको विड्थ दिखाई दे रही है, ये वाला एक एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट मैंने ले लिया। अच्छा सर, अब जो करंट होगा इस एलिमेंट में कैसा जाएगा, मैंने कहा करंट कुछ इस तरीके से जाएगा, यहां से कुछ DI करंट जाएगा। ठीक है, और ऐसे सभी के सभी DI करंट मिलकर के क्या होंगे, टोटल I करंट देंगे। ठीक है, तो दिस करंट विल बी DI। ठीक है, अब मैंने कहा सर ये DI करंट कितना होगा, V बाई, अच्छा सबसे पहले मैंने कहा अगर सभी से देखो, सभी एंड किसके क्रॉस लगे हैं, मैंने कहा सभी रेसिस्टर्स का लेफ्ट एंड यहां पर है, सभी छोटे छोटे रेसिस्टर्स का राइट वाला टर्मिनल यहां पर है। मैंने ये छोटा सा एक DR छोटा सा रेसिस्टेंस माना। अब बताना यार, हर एक रेसिस्टेंस, अंदर वाला बाहर वाला इसके बाहर वाला, सारे के सारे कैसे होंगे, सीरीज में या पैरेलल में, सब में करंट तो अलग अलग जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी के सभी छोटे छोटे सेमी सर्कुलर वायर्स कैसे हैं, इन्हीं दो एंड्स के क्रॉस लगे हैं, तो ऑल रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूं ऑल स्मॉल रेसिस्टर्स आर इन पैरेलल। तो जितनी हमने स्ट्रिप ली होंगी, ये छोटी सी एक स्ट्रिप है ना, ऐसा सोचो, छोटा सा एक वायर है, छोटी सी एक स्ट्रिप है, सभी के सभी स्ट्रिप्स कैसी होंगी, सभी के सभी स्ट्रिप्स इन दोनों के बीच में लगी हैं, तो सारे पैरेलल में। तो 1/r इक्विवेलेंट क्या होता है सर, 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा, या सबसे पहले मैंने कहा इसका छोटा सा dr बोल देता हूं। ठीक है, तो इसका छोटा सा रेसिस्टेंस क्या होगा, रो इंटू लेंथ, लेंथ क्या है रो एल बाई ए। ठीक है सर, रो इंटू लेंथ क्या है इसकी, पाई आर। ठीक है, तो पाई आर डिवाइडेड बाई इसका एरिया। अब मैंने कहा सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो एरिया ये वाला आपको एरिया लेना है, दिस इज द एरिया। ठीक है, तो भैया इसकी थिकनेस क्या है सर, dr। इसकी वो ये एक्चुअली में सर्कुलर नहीं है। ठीक है, इस तरीके का क्रॉस सेक्शन बनेगा, सोचो ऐसा क्रॉस सेक्शन है ये, थिकनेस dt कुछ बने। ठीक है, थिकनेस क्या है इसकी, थिकनेस इसकी t दे रखी है, तो dr इंटू t। ठीक है, तो इट विल बिकम dr t इंटू dr। ठीक है, ये अरे ऐसा सोचो, ये अंदर जो थिकनेस है, देख भाई ये सेमी सर्कुलर ऊपर है। ठीक है, अगर ये ऊपर है, जैसे मान के चल ये आपकी कोई बुक है, ठीक है, ये आपकी कोई भी बुक है, अब इस बुक की थिकनेस ये है, ये वाली थिकनेस है ना, तो अगर आप कोई भी एलिमेंट लोगे dr का, ऊपर आपने dr लिया, इसकी थिकनेस t है, तो इसका एरिया क्या होगा, dr इंटू टी, छोटा सा ऊपर रेक्टेंगल बनाना ये। ठीक है, तो मैंने वही बोला, मैंने क्या बोला यहां पर कि सर ये थिकनेस क्या है, dr है। अब जब आप इसको 3D में देखोगे तो 3D में ये ऐसा दिखाई देगा, इसकी थिकनेस तो t है ना कुछ, क्योंकि ये पूरा का पूरा एलिमेंट, ये पूरा का पूरा वायर जो है ये ऐसा कुछ है। ठीक है, ये इस तरीके से, तो बताना अगर इस सबकी थिकनेस t है, ठीक है, तो ये कैसा जाएगा, आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये t थिकनेस जाएगी, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये क्या बनेगा, dr इंटू टी। ठीक है, तो मैंने यही लिखा। अब यार पैरेलल में क्या होता है, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/dr का
इंटीग्रेशन 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 यही बनेगा। तो मैंने कहा यहां पर 1/r इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर देता हूं, तो टी डी आर डिवाइडेड बाई रो इंटू पाई आर का इंटीग्रेशन। देखो डी आर अपने आप न्यूमरेटर में पहुंच गया, ठीक है। और कहां से कहां तक लेना है, इसकी वैल्यू कहां है, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल R1 से R2 तक, R1 से लेकर के R2 तक। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, T/पाई रो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा log R2/R1, ठीक है। अब ये 1/r इक्विवेलेंट आ गया, इसकी वैल्यू यहां छाप देता हूं R इक्विवेलेंट की, तो V नॉट है वोल्टेज इनटू, अच्छा ऐसा लिख दूं सीधा सीधा V नॉट इंटू 1/r इक्विवेलेंट, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देता हूं V नॉट इंटू T/पाई रो log R2/R1, ठीक है। तो ये आ गया V नॉट T/पाई रो log R2/R1, ठीक है। ये आपका करंट का आंसर आ गया, V नॉट T/पाई रो log R2/R1, ठीक है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं डेल्टा V की, कौन सा सरफेस हायर पोटेंशियल पर है, कौन सा सरफेस लोअर पोटेंशियल पर है, ठीक है। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। चल भाई, कुछ पीछे की जगह आगे ले लिया, ठीक है। अब डेल्टा V के बारे में बात करते हैं। चल, तो इतनी अब कहानी हमको समझ में आ गई। अब डेल्टा V के बारे में क्या बात करें। मैंने कहा यार ये करंट कहां से कहां जा रहा है, इधर जा रहा है, और ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लेना है, और ड्यू टू काइनेटिक इफेक्ट ओनली, मतलब अब कोई आपको वैसी चीज नहीं लेनी है, ठीक है। तो मैंने कहा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे होंगे, तो यार इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, ठीक है, किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। अगर क्योंकि भैया करंट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट जाएंगे, इस तरीके से जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर मोशन करना है, सर्कुलर मोशन करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। वो फोर्स कौन देगा, वो फोर्स आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, ठीक है। इसका मतलब है कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। कहां से कहां आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अंदर से बाहर, मतलब यहां से यहां, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तभी तो नीचे की ओर फोर्स आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई विल बी इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई जो भी इसकी रेडियस है r, ठीक है, जो भी इसकी रेडियस है r, mv²/r। अब बताओ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, हमें क्या बात करनी है, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। तो मैंने कहा अगर मैं इसको पॉइंट A बोलूं, इसको पॉइंट B बोलूं, तो यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है, तो VA विल बी ग्रेटर देन VB, ठीक है। तो क्या बोला है इसमें, आउटर सरफेस एट हायर पोटेंशियल, नहीं भाई इनर सरफेस हायर पोटेंशियल पर होगा, ठीक है। तो आउटर सरफेस इज एट लोअर वोल्टेज, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल कम होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसा निकल करके आया, तो भैया अंदर वाला सरफेस ज्यादा पोटेंशियल पर, बाहर वाला कम पर, ठीक है। अब डेल्टा V की वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल है, तो वो मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार डेल्टा V यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं, डेल्टा V उसके पता बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल m इंटू VD का स्क्वायर E इंटू R, ठीक है। VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, NEAVD, ठीक है। तो VD इज इक्वल्स टू स्मॉल e इंटू कैपिटल E बाई M, ठीक है। लेकिन नहीं, मुझे I के टर्म में निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। डेल्टा V किसके बराबर होता है, अभी तो फिलहाल ऐसे ही रहने, ठीक है। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो V बाई या EDR का इंटीग्रेशन होता है। डेल्टा V सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इट इज इक्वल्स टू
ई डी आर का इंटीग्रेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो जाएगा, इसकी वैल्यू छाप देता हूं, स्मॉल m इंटू वी डी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई इंटू आर, ठीक है, इंटू डी आर का इंटीग्रेशन। चल भाई, और मुझे करंट के साथ प्रोपोर्शनैलिटी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे करंट चाहिए, तो आई की वैल्यू होती है करंट इज इक्वल्स टू एन ई ए इंटू वी डी। ठीक है, तो वी डी क्या हो जाएगा, आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, तो ये बन जाएगा, बाकी सब चीजें तो कांस्टेंट ही रहेंगी। प्रोपोर्शनलिटी चाहिए तो सीधा सीधा आई स्क्वायर, ये वी का स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनल क्या आ जाएगा, आई का स्क्वायर, क्योंकि वी डी का स्क्वायर है ना। तो जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ छापूंगा, ऐसा नहीं कि हम निकाल नहीं सकते, लेकिन हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं अदरवाइज फिर डी ए लिखना पड़ता। ठीक है, डी ए क्या होता है, इसका छोटा सा एरिया, तो वो पाई आर स्क्वायर टाइप वो कुछ बनाना पड़ता। ठीक है, डी आर इंटू टी, बढ़िया है, सीधा सीधा यहीं पे छाप दो। तो मैंने कहा ये आई स्क्वायर आएगा जो भी आएगा, और आई स्क्वायर कांस्टेंट होगा तो ये तो बाहर ही आएगा। ठीक है, तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आएगा, क्या आ रहा है, डेल्टा वी इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, तो फिर हमको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चल भाई, आंसर आ गया है ए, सी एंड डी। चलो अगला सवाल, ये सवाल देखिएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इजीली इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका है आप इसको पूरा मैथ्स लगाए, ठीक है, बहुत मेहनत करें। दूसरा तरीका, अब इस सवाल में आप एक ब्रह्मास्त्र चला सकते हैं। मैं अक्सर क्लास में ऐसा सवाल करवाता हूं तो बच्चों को बोलता हूं, करंट को पानी की तरह ट्रीट करो। ऐसा सोचो कि ये पाइप है, ठीक है, अगर मैंने कहा कि आपके पास दो पाइप्स हैं, एक पाइप लेफ्ट में है, ठीक है, और दूसरा पाइप आपका राइट में है, करंट को आपको किसकी तरह ट्रीट करना है, वाटर की तरह ट्रीट करना है। अब एक बात बताओ, जब आपने करंट को पानी की तरह ट्रीट किया, ठीक है, क्या ये पाइप पूरे भरे हुए हैं, क्योंकि पानी तो पूरा, बस करंट क्या होता है, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फ्लो ऑफ वाटर होता है, एक पाइप में पानी फ्लो करता है, लेकिन पाइप में पानी ऑलरेडी भरा हुआ है। ठीक है, अब मैंने कहा यार यहां पर आपने एक पंप लगा दी जिसकी वजह से कुछ पानी इधर जाएगा, कुछ पानी इधर जाएगा, लेकिन एक बात बताना, मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पानी लेफ्ट एंड से राइट एंड में नहीं जा पाएगा। सर क्यों नहीं जा पाएगा, अगर यहां से पानी यहां चला जाता तो भैया यहां पे एक्स्ट्रा पानी भर जाता। ठीक है, और इसके अंदर क्या पानी भरने की जगह है, नहीं है, इसका मतलब है मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं दैट दिस आई विल बी जीरो। सर क्यों, क्योंकि यहां पे जो फ्लो होगा यहां का रहता रहेगा, यहां का फ्लो होगा वो इसी लूप में रहता होगा। ठीक है, तो भैया पानी फ्लो हो रहा है, इस तरीके से लूप में पानी फ्लो हो रहा है, लेकिन लेफ्ट एंड से राइट एंड में पानी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर लेफ्ट एंड से राइट एंड में कोई भी चार्ज चला जाता तो वापस भी तो आना चाहिए। ठीक है, वो लूप यहां पर पूरी हो ही नहीं रही। हाँ, लूप कब पूरी हो जाती, अगर मैं ऊपर ऐसा एक रेसिस्टर बना देता तो फिर हो सकता था कि यहां से कुछ जाए, यहां से वापस आ जाए। ठीक है, वो यहां पर हो नहीं रहा है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये डायरेक्टली बोल सकता हूं कि यहां से जितना करंट कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें भी पूरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे भी पूरा पानी भरा है, यहां पे भी, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जीरो। ठीक है, सीधा आंसर मार्क कर दो, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही वो रीजन है कि अगर कोई आपको एक सर्किट दे दे कि सर मेरे पास इस तरीके की बैटरी है, यहां पर ऐसा मैंने रेसिस्टर लगा दिया है, ये रेसिस्टर लगा दिया है, और मैंने किसी एक जगह इस सर्किट को ग्राउंड कर दिया है, ठीक है, ऐसा, अब बता देना करंट क्या होगा, तो मैं कभी भी कोई भी करंट ग्राउंड में जाता हुआ नहीं मानता। क्यों, अगर कोई भी करंट चार्ज ग्राउंड में चला गया तो भैया यहां पे चार्ज की कमी हो जाएगी पानी की। ठीक है, तो यहां से कोई भी चार्ज नहीं जा सकता। हां, अगर दो जगह ग्राउंड किया होता, सर यहां पे भी ग्राउंड कर दिया, यहां पर भी कर दिया, तो बिल्कुल जा सकता है, कुछ यहां से जाए, जितना करंट यहां से, फिर क्या करना होता है, फिर इन दोनों को ऐसा मान लो कि ये कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दो, तो जैसे यहां से जितना करंट गया उतना ही करंट अंदर आएगा। ठीक है, so that किरचॉफ बाबा बुरा ना माने, चार्ज गोइंग आउटवर्ड इज इक्वल्स टू चार्ज कमिंग इनवर्ड्स। तो कभी एक पॉइंट को अगर ग्राउंड किया है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा पॉइंट को ग्राउंड किया है तो आप सोच सकते हो। क्लियर, चल भाई अगला सवाल, ये सवाल अच्छा है, ठीक है, फटाफट से इसको सॉल्व करो।
चलो भाई, सॉल्व किया। सवाल बहुत अच्छा है, देखना यार क्या बोल रहा है। द फिगर शो सर्किट हैविंग 8 रेसिस्टेंसेज ऑफ 1 ओम ईच। 8 रेसिस्टेंसेज है, सभी के सभी रेसिस्टेंस कैसे हैं, 1-1 ओम के रेसिस्टेंसेज है, ठीक है। लेबल्ड R1 टू R8, ठीक है भाई। 2 आइडियल बैटरीज हैं, 2 आइडियल बैटरीज विथ वोल्टेजेस ऑफ 12 वोल्ट। E1 की वैल्यू है 12 वोल्ट, E2 की वैल्यू है 6 वोल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, हमें सही बताने हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1 इज 7.2 एम्पियर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R2 इज 1.2, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R3 एंड R4। मतलब 4 रेसिस्टेंसेस से हमको करंट बताना है। R1, R2, R3, R4 कौन कौन से हैं, एक तो ये हो गया R1, R2, R3 और R4, बीच वाले चारों से रेसिस्टेंस से करंट बताना है, ठीक है। तो इस सर्किट को हम यहां पर दोबारा से बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं। नोटिस कीजिएगा, क्या बोला है पर, पहले बैटरी है फिर रेसिस्टर है, हालांकि फर्क नहीं पड़ता क्या बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी सेम इसी तरीके का हम बनाते हैं। बीच में क्या है, केवल रेसिस्टर है। राइट साइड में बैटरी और रेसिस्टर। ठीक है, इस तरीके के आपके रेसिस्टर्स और बैटरी हैं। इस सर्किट को मैंने दोबारा से यहां पर बना लिया है, R1, R2, R1, R2, R3 एंड R4, ठीक है। नोटिस कीजिएगा सारे के सारे रेसिस्टर्स कैसे हैं, बराबर बराबर हैं। तो इसको हम डायरेक्टली तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सर डायरेक्टली सॉल्व क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो यहां पर कितनी है, E1 और E2, E1 है 12 वोल्ट की और E2 है आपकी 6 वोल्ट की, है ना। E1 है आपकी 12 वोल्ट की, E2 है आपकी 6 वोल्ट की। अब नोटिस करना, जैसे ही आप इसको सॉल्व करने जाओगे, क्या करते थे, केसीएल या केवीएल लगाते थे। केसीएल ले लूंगा, एक जगह का वोल्टेज 0 मानता हूं, जैसे लेटर से यहां का वोल्टेज 0 मान लोगे तो किसी भी जगह का वोल्टेज नहीं मिलेगा। यहां का फिर V1 मानोगे, फिर यहां का V2 मानोगे, V3 और V4, 4 वेरिएबल आएंगे। 4 वेरिएबल का मतलब क्या है, 4 इक्वेशन। 4 इक्वेशन सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सर हम केवीएल से कर लें तो, मैंने कहा तो भी सर्किट को पूरा कवर करने के लिए 4 लूप बनानी पड़ेंगी, 1 2 3 4, ठीक है। 4 लूप से काम बनेगा तो आपके फिर से 4 वेरिएबल। 4 इक्वेशन सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं करोगे बिल्कुल सॉल्व ही नहीं होगी, सॉल्व तो होंगी लेकिन टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। R5 6 7 8, अच्छा मैं नाम भी प्रॉपर रख देता हूं, R5, R6, R7 एंड R8। अब लेकिन एक कमाल की बात देखना, इसने सवाल में बोला है कि सारे के सारे रेसिस्टर कितने के हैं, 1 ओम के हैं। तो इसने हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया है। ये सभी रेसिस्टर्स आइडेंटिकल हैं। अगर सभी के सभी रेसिस्टर्स आइडेंटिकल हैं तो क्या आपको इस सर्किट में कुछ सिमिट्री दिखाई दे रही है, क्या आपको इस सर्किट में कोई सिमिट्री दिख रही है। सर 2 टाइप की सिमेट्री हमने पढ़ी है, एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री, मैंने कहा वो तो नहीं है क्योंकि राइट साइड में लेफ्ट साइड में बैटरी अलग अलग है। मैंने कहा लेकिन आपको यहां पर दिख रहा है कि ये इस तरीके का एक सिमेट्री एक्सिस बन रहा है जहां से बैटरी लगाई है, ठीक है। दिस इज दी पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है, क्योंकि जैसा इसके ऊपर है वैसा ही इसके नीचे है। बैटरी इस तरीके से लगी है तो बेसिकली इस डायरेक्शन में बैटरी सप्लाई कर रही है करंट। जैसे ऐसा सोचो यहां से करंट इस वाली बैटरी ने सप्लाई किया, ये करंट जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, बराबर बराबर बटेगा। कहने का मतलब यह है कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एक सिमेट्री है, यहां से जो करंट जाएगा वो इस तरीके से फिर से वही चीज होगी, ठीक है। यहां से करंट आएगा, जितना करंट यहां से आएगा उतना यहां पे, तो इसके जैसा ऊपर वाला एरिया है वैसा ही नीचे वाला। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, सर पैरेलल एक्सिस के अबाउट सर्किट को फोल्ड कर देते थे। तो मैंने कहा इस सर्किट को फोल्ड कर देता हूं पैरेलल एक्सिस के अबाउट,
ठीक है। और जैसे ही आप पैरेलल एक्सिस के अबाउट इस डायग्राम को फोल्ड करेंगे तो ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका अब इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, आपके पास एक बैटरी है, एक रेसिस्टर है, एक यहां पर बैटरी है, दूसरा ये वाला रेसिस्टर है, ये आपका बीच वाला रेसिस्टर। ठीक है, नोटिस कीजिएगा ये वाला और ये जब आप फोल्ड करोगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएंगे, तो 1 ओम और 1 ओम क्या हो जाएगा 1/2 ओम। पैरेलल में भैया जो ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब क्या, ये वाला पॉइंट इससे ओवरलैप करेगा, तो क्या होगा, जब इससे ओवरलैप करेगा तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, 1 ओम 1 ओम 1/2 ओम। ठीक है, मेरे पास यहां पर थोड़ी सी जगह कम है, इसीलिए मैं इसको एक काम करता हूं और थोड़ा लेफ्ट में, अब बन जाए। ठीक है, चल भाई, ये और ये कंबाइन होंगे तो 1 ओम 1 ओम फिर से क्या बनेगा 1/2 ओम। ठीक है, ये 1 ओम ये किसी से ओवरलैप नहीं करेगा, ये 12 वोल्ट की बैटरी वैसी की वैसी रहेगी, ये 1 ओम की बैटरी रेसिस्टर वैसा ही रहेगा, ये 6 वोल्ट की बैटरी वैसी रहेगी, ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे 1 ओम 1 ओम 1/। ठीक है, सबका हमने लिख लिया। अब बता कितने सर्किट बचे, 4 या खाली 2 बचे। सर अब तो यहां पे सिर्फ 2 ही मतलब सर्किट बचे, आप चाहो केसीएल से करो, आप चाहो केवीएल से करो। मैं एक काम करता हूं केसीएल से करता हूं, यहां का वोल्टेज मान लेता हूं मैं 0 वोल्ट। ठीक है, अच्छा एक और चीज, एक और फायदा मिल रहा है मुझे यहां पे। ठीक है, क्या ये दोनों अब कैसे हो गए, सीरीज में हो गए, तो 1 और 1/2। ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते थे, मैंने कहा सर इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं। ठीक है, तो बीच वाला रेसिस्टर तो वैसा की वैसा रहेगा 1/2 ओम। ठीक है, 1 और 1/2 कितना हो गया 3/2 बन गया, तो ये बन जाएगा आपका, यहां पे ऐसा दिखा देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किससे किसको क्लब कर रहे हो, तो ये हो गया 3/2 ओम और ये हो गया 6 वोल्ट। ठीक है, यहां पर ये दोनों क्लब हो जाएंगे 3/2 ओम में, तो 12 वोल्ट 3/2 ओम। ठीक है, चल भाई अब इसके आगे और मैं सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा, अब क्या करते थे, किसी एक जगह का पोटेंशियल 0 मान लेते थे, तो मैंने कहा यहां का मान लेता हूं, यहां का क्या हो जाएगा -12 वोल्ट, यहां का क्या हो जाएगा पता नहीं चल रहा, यहां का पता नहीं चल रहा, यहां का मान लेता हूं V, तो ये भी क्या हो जाएगा V, ये क्या आ जाएगा V-6। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा V। अब मैंने कहा सर करंट का केसीएल लगा देता हूं, यहां से करंट जा रहा है I1, यहां से जा रहा है I2, यहां से बाहर जा रहा है I3, तो क्या बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी 0। केसीएल लगा रहा हूं यार। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ, अब I1 किसके बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाई R, V-6 -0, तो V-6 -0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई R1 कितना है 3/2 प्लस I2 कितना है V-0 पोटेंशियल डिफरेंस, तो V-0 डिवाइडेड बाई R क्या है 1/2 प्लस V-12 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, यहां से करंट आ रहा है ना, तो ये करंट ऐसा ही तो जाएगा, तो करंट हायर से लोअर जाता है, तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ठीक है, चल भाई ये 2 ऊपर जाएगा, तो V-6 इंटू 2/3, V-6 इंटू 2/3। ठीक है, प्लस 2V प्लस ये भी 2 ऊपर जाएगा, V+12/3, 2 टाइम्स V+12/3 इजिकल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो V निकल आएगा, कैसे करूं, इसको इक्वेशन को दोबारा लिख लेता हूं, 2 टाइम्स V-6/3 प्लस 2V प्लस 2 टाइम्स V+12/3 इजिकल्स टू 0। ये इक्वेशन को 2 टाइम्स V-6/3 प्लस 2V 2 टाइम्स V+12/3, ठीक है, 2 टाइम्स V-6/3 2V, सही इक्वेशन लिखी है। अब सॉल्व करना है तो V निकल आएगा, तो मैंने कहा सबका एलसीएम ले लेता हूं, 3 आएगा। ठीक है, यहां पर 2 टाइम्स V-6 प्लस 3 2 6V प्लस 2 टाइम्स V+12 इज इक्वल्स टू 0।
2v प्लस 6v 8v प्लस 2v यानी कि 10v माइनस 12 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो v की वैल्यू आ गई -12/10, v इज इक्वल्स टू -1.2 वोल्ट। अब जैसे ही v की वैल्यू 1.2 माइनस में आई, ठीक है, i1 i2 i3 आप निकाल पाओगे, ठीक है। i1 कितना है, ठीक है, ये तीनों करंट निकाल देता हूं, i2 निकालता हूं सबसे पहले। चलो, तो मैंने कहा i2 कितना है, i2 है हमारा ये बीच वाला, क्या है, 2v के बराबर है, i2 इज इक्वल्स टू 2v। अब जैसे तुमको i2 पता चला 2v, तो 2 कितना है, 2 इंटू v की वैल्यू है -1.2 यानी कि -2.4 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब वापस आते हैं यहां पर, तो मुझे पता चल गया -2.4 एम्पियर, यानी कि सच्चाई में यहां से 2.4 एम्पियर जा रहा है, ठीक है, यानी कि यहां से 2.4 एम्पियर जा रहा है, 2.4। अब ये दो रेसिस्टर को मिलाकर के आया था यहां से, तो मैंने कहा अगर ऊपर करंट जा रहा है तो 1.2 एम्पियर ऊपर जाएगा, 1.2 एम्पियर नीचे जाएगा। तो हमने डायरेक्ट यहां पर लिख लिया दिस इज 1.2 एम्पियर। सर आपने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा ऐसा इसीलिए किया क्योंकि ये दो रेसिस्टर से मिलकर के बना था। कौन कौन से सर, 1 ओम और 1 ओम, ठीक है, दोनों कैसे हैं, पैरेलल में। तो एक्चुअली में ये एक रेसिस्टर नहीं है ना, 1 और 1 मिलके 1/2 था। तो भैया क्या होगा, जब मैं इसको वापस खोलूंगा, देख इन दोनों को, जब मैंने इसको पूरा फ्लिप किया था, तो इस दोनों को फ्लिप किया था तो क्या होगा, इन दोनों का करंट भी ऐड होगा, ठीक है। तो करंट, टोटल करंट कितना जा रहा था, 2.4। तो दो ब्रांचेस में से 2.4 जा रहा था और दोनों आइडेंटिकल ब्रांचेस हैं, तो एक एक से कितना जाएगा, 1.2 1.2, ठीक है। तो R2 और R4 से 1.2 एम्पियर करंट आना चाहिए। R2 1.2 है ना, ठीक है। R2 से 1.2 आया, बिल्कुल सही है। R4 से 1.2 आना है, R4 यही है ना, ठीक है। ये गड़बड़ है, 2.4 तो नहीं होगा, ठीक है, 2.4 तो नहीं जाने वाला क्योंकि सिमिट्री है, ऊपर जितना जाएगा उतना ही नीचे जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होएगा। चलो भाई, अगला क्या है, R1 और R3, ठीक है। तो R1 और R3 निकाल लेते हैं। मैंने कैलकुलेशन सही करी है ना, अगर कैलकुलेशन सही करी है तो सब सही है, ठीक है। R1 और R3 ये वाले करंट, ठीक है। अब ये वाले करंट निकालने, तो बेसिकली क्या है, मैंने इन दोनों को मिलाया था तो ये i3 आया था, ठीक है। i3 जो आया था, जितना करंट यहां से इन दोनों को मिलाकर, इससे तो यहीं पे उतना ही पूरा का पूरा करंट ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो 1 ओम से निकाल रहा है, ठीक है। तो i3 पूरा का पूरा ही आ जाएगा, आधा भी नहीं होगा। i3 की वैल्यू कितनी है, i3 की वैल्यू है 2v प्लस 12/3, तो 2 टाइम्स -1.2 प्लस 12/3, तो 2/3, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 12 में से 11, 10.8/3, 9, 1 बचा 18, 3.6, 7.2 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, 7.2 एम्पियर। R1 से 7.2 बिल्कुल सही आया, ठीक है, तो ये भी सही आया। मैग्नीट्यूड फ्लोइंग थ्रू R3, ठीक है। अब R3 से निकालना है तो मुझे डायरेक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे अगर मुझे R3 मतलब ये वाला, ठीक है, I1 ही तो निकालना है, सीधा सीधा I1 ही निकाल दो ना, क्यों इतना परेशान हो रहे हो। चल भाई, I1 कितना हो जाएगा, I1 है हमारा 2 टाइम्स v माइनस 6/3, 2 टाइम्स -1.2 माइनस 6/3, 2 इंटू -7.2/3, 3 दूनी 6, 3 12, 2.4 -4.8 एम्पियर, ठीक है। माइनस से मतलब नहीं, तुमको डायरेक्शन बतानी है, तो क्या आ जाएगा 4.8, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही आया है, ठीक है। तो 4.8 एम्पियर बिल्कुल सही है, तो ए बी और सी आंसर आ गए, क्लियर। चल भाई, अगला सवाल देखते हैं भाई क्या बोल रहा है ये सवाल। तो बोला हुआ है यहां पर, बोल रहा है कि ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ मीटर ब्रिज गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन पॉइंट, कहां पर दे रहा है, ठीक है, नल पॉइंट दिया है when the jockey is pressed at 40.0 सेंटीमीटर यूजिंग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस ऑफ 90 ओम। तो 90 ओम ये दिया है, 40 सेंटीमीटर पर आपको क्या मिल रहा है, नल पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। इन द स्केल, ठीक है, एज शोन इन द स्केल यूज्ड इन द मीटर ब्रिज इज 1 मिलीमीटर, ठीक है। ये यहां पे इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर दिया है, हाँ 0.1 सेंटीमीटर हो गया ना,
तो लिखा भी है 40.0 सेंटीमीटर, मतलब इसमें 0.1 सेंटीमीटर की एरर है। तो बेसिकली ये जो L1 लिखा है, ठीक है, दिस L इज या L लिखा है, इट इज गिवन बाय, मैं इसको L बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो L की वैल्यू कितनी है 40.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अननोन रेसिस्टेंसेस आपको ये बताना है। मैंने कहा अरे यार ये तो मीटर ब्रिज किस पर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर, तो क्या लिख सकता हूं R अपॉन 90, ठीक है, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4, ये क्या है L अपॉन 100 माइनस L, ठीक है। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 इंटू, पहले तो R निकालता हूं 40 अपॉन 60, 100 माइनस 40 60 होता है, ठीक है, 15 15 चौक 60, 60 ओम आ गया, ठीक है। R आपका 60 ओम आ गया, मतलब क्या, दो ऑप्शन आपके खत्म हो गए, ये वाले दोनों ऑप्शन, ठीक है, ये मर गए, 135 तो नहीं हो रहा। क्लियर, चल भाई सर अब ये तो समझ में आ गया। तो मतलब 60 में अब एरर भी तो देखनी है, तो मैंने कहा एरर कैसे निकालेंगे, तो एरर को निकालने के लिए अब आपको परसेंटेज एरर यूज करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है, ये है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं परसेंटेज एरर इन आर, या फ्रैक्शन डेल्टा आर बाई आर लिख देता हूं, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस, ठीक है, डेल्टा 100 माइनस एल बाई 100 माइनस एल, ठीक है, क्योंकि एरर है और प्लस माइनस बाहर लगा देता हूं। तो भैया डेल्टा एल कितना है इसमें 0.1, तो डेल्टा आर, आर क्या है 60 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 0.1 अपॉन एल कितना है 40 प्लस 0.1 अपॉन 60, क्योंकि जितनी एरर इसमें इसके 100 माइनस एल में भी उतनी एरर है, ठीक है। चल भाई, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा आर इज इक्वल्स टू 60 इंटू, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, 0.1 बाहर ले लेता हूँ और 1/10 भी बाहर ले लेता हूँ, 1/4, 6 प्लस 4 10/24, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, 10 से 10 खत्म हो गया, 1/4, 0.25 की एरर आई है डेल्टा आर में, ठीक है। 0.25 किस में दिख रहा है, प्लस माइनस दिस, आंसर आ गया ऑप्शन। क्लियर, चल भाई अगला सवाल, ये सवाल 2014 का सवाल है, 2014 का सवाल है, 2024 का नहीं है, ठीक है। तो 2014 में ये सवाल आया था, आसान सा सवाल है, एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। मैं स्क्रीन के साइड में हो जाता हूं, सॉल्व कीजिए, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। क्या बोल रहा है ये सवाल, बोल रहा है two ideal batteries of EMF V1 and V2 and 3 resistors R1, R2 and R3 are connected as shown in figure, ठीक है। अब बोल रहा है करंट थ्रू R2 विल बी 0, इस वाले रेसिस्टेंस से करंट 0 कब होगा, ठीक है। और आपको अलग अलग ऑप्शन दिए हैं। मैंने कहा यार ये तो बैटरी कॉम्बिनेशन का सवाल है, पहले थोड़ा सा इसको डायग्राम को सही बनाता हूं, सुंदर करता हूं। तो भैया एक बैटरी इस तरीके से है, ये इसका रेसिस्टेंस है, ये आपके पास बीच वाली बैटरी है, रेसिस्टर है, और तीसरी बैटरी आपकी यहां लगा दी है, ठीक है। ऑर्डर बिल्कुल मैटर करता ही नहीं है, ये आपने तीनों बना दी, दिस इज V1 R1, दिस इज V2 सॉरी R3 और दिस इज R2, ठीक है। अब एक बात बताओ, बीच वाले इससे करंट कब 0 होगा, जब EMF 0 हो जाएगा, ठीक है। तो EMF नेट किसके बराबर आता है, नेट EMF आता है V1 R2 माइनस V2 R3 डिवाइडेड बाई V1 R3, इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, पोलैरिटी उल्टी है, तो V1 R3 माइनस V2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3, ये आ जाएगा। इसको 0 करना है तो V1 R3 की वैल्यू V2 R1 के बराबर, इसके बराबर हो जाए, तो V1 R3 इज इक्वल टू V2 R1। जब नेट EMF ही 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों बैटरी मिलकर के 0 बन जाएंगी, तब क्या होगा, तभी तो करंट 0 आएगा। तो बेसिकली क्या किया मैंने, ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच, ये दो बैटरीज हैं, इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब ये तो एक रेसिस्टर बच गया, तो ये कैसा दिखेगा सर, एक रेसिस्टर है R2 और यहां पर आपके पास बैटरी है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस है।
अब R2 से करंट कब जाएगा? जब EMF ही जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो कब होगा? ठीक है, जब ये कंडीशन आ जाएगी। तो V1 अगर V2 के बराबर हो जाए, V1 V2 के, और R1 R2 R3 बराबर हो जाए, हाँ तो बिल्कुल बनेगा, ये क्यों नहीं बनेगा? ठीक है, क्योंकि V1 V2 बराबर हो गए, R1 R3 बराबर हो गए, तो करंट तो जीरो होना ही है। ठीक है, V1 V2 बराबर हो जाए, R1 R3 बराबर होना बहुत जरूरी है। ये दोनों बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, R2 से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। R1 R3 बराबर, V1 V2 बराबर, ये भी चल जाएगा। V1 2V2 के बराबर हो जाए, थर्ड ऑप्शन, अगर V1 यहां पर 2V2 हो जाए, ठीक है, यहां पर V2 ही है, और 2R1 R3 के बराबर हो जाए, R3 को रख दूं 2R1, ठीक है, और यहां पर R1 है, R3 इक्वल्स टू 2R1, तो V1 हो गया आपका 2V2, तो V1 को रख दिया मैंने 2V2, और ये रख दिया मैंने R3 को रख दिया 2R1। ठीक है, ये तो बराबर नहीं हो रहा है, तो ये गड़बड़ है, ये नहीं बराबर हो रहा। ठीक है, 2V1 V2 के बराबर हो जाए, 2V1 V2 के बराबर हो जाए, फोर्थ डी ऑप्शन अब यहां चेक कर रहा हूं, तो V2 को 2V1 से रिप्लेस कर दूं, तो यहां पर हो गया 2V1, यहां पर क्या है 1, और R3 2R1 के बराबर है, R3 किसके बराबर है 2R1 के, और यहां पर क्या है आपका R1, बराबर हो रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है। आंसर आ गया ए, बी एंड डी। बेसिकली अगर आपको बैटरीज कंबाइन करना आता है तो आपके लिए बड़ा हलवा सा सवाल बन गया है भैया, इससे आगे सवाल इससे आसान तो नहीं होने वाला। ठीक है, चल यार, अगला सवाल, ये भी जेईई एडवांस का सवाल है, और फिर से एक आसान सा सवाल। लैंग्वेज बहुत ज्यादा है, आराम से बैठ करके पढ़ लो। ठीक है, लैंग्वेज तो ज्यादा है लेकिन सवाल आसान है। ठीक है, मैं साइड में हट जाता हूं लोग, चल वीडियो पॉज कर, सॉल्व कर। सर क्या बोल रहा है सवाल में? बोल रहा है कंसीडर टू आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स एंड टू आइडेंटिकल रेसिस्टर्स। तो दो आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर हैं, दो रेसिस्टर हैं, रेसिस्टेंस R है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर RC इज लेस देन R/2, मानता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? मैक्सिमम वोल्टेज रेंज कब मिलेगी? तो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज सब मिलती है जब सारे रेसिस्टर सीरीज में कनेक्ट हो। ठीक है, तो भैया अगर इन सबको सीरीज में लगा दूंगा तब मैक्सिमम क्या है? when all components are connected in series, A सही है। maximum voltage range is obtained when two resistor and one galvanometer are connected in series and second galvanometer is connected in क्यों भाई? मैं चाहता हूं सारे रेसिस्टर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर देख, जब चारों एलिमेंट्स, मैंने कहा एक रेसिस्टर एक रेसिस्टर एक गैल्वेनोमीटर एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मुझे पोटेंशियल, मुझे रेसिस्टेंस मैक्सिमम करना है। ठीक है, तभी तो मैं इसकी रेंज मैक्सिमम हो पाएगी, सारे ज्यादा से ज्यादा यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? मैक्सिमम रेंज। एक मिनट, वोल्टेज की रेंज देखनी है ना। अगर मैं यहां पे पैरेलल लगा देता तो पैरेलल में क्या होता? अगर मैं R/2 भी मानता, ठीक है, अभी यहाँ पे 3R है और उस केस में और कम हो जाता। ठीक है, और जो करंट जा रहा है वो तो मैक्सिमम IG रहता, IG से ज्यादा तो जा नहीं सकता, फिर वहां पे 2IG हो जाता है। इस केस यहां पर अगर मैं लेके जाऊं, इस केस में अगर मैं लेकर जाऊं तो IG करंट लेकर जाऊंगा। ठीक है, R, और लेटेस्ट से मैं इसको बाउंड्री वाला केस मानता हूं, R/2 एंड R/2। ठीक है, R/2, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा? P इज इक्वल्स टू IG इंटू 3R। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहां पर इसको दोनों को सीरीज में रखा और इसके बाद गैल्वेनोमीटर दोनों को पैरेलल में लगा दिया आपस में, जैसा कि ये बोल रहा है, तो करंट 2IG हो जाएगा, क्योंकि ये भी IG ले जा सकता है, ये भी IG ले जाएगा, तो 2IG करंट यहां से जा सकता है बिना किसी गैल्वेनोमीटर को खराब किए। R और R/2, ये R/2 और R/2 है ना, तो ये हो जाएगा R/4। तो इस बार जो V मिलेगा इट विल बी 2IG इंटू 2R प्लस R/4। ठीक है, 8 और 9 2IG 9R/4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/2 इंटू IG इंटू R, 4.5 IG ले सकता है। ठीक है, यहां पर जब मैंने IR लिया था तो ये 3R ले सकता था, यहाँ 2IG करंट जा रहा है। ठीक है, 2R प्लस R/4, 4 दूनी 8 1 9, 9R/4
और यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 9/2 IG इंटू आर, 4.5 जा रहा है, 4.5 जा रहा है, तो ये सही होगा, मैक्सिमम वोल्टेज रेंज यहाँ से लेगा, ठीक है। सेकंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड इन दी फर्स्ट, ठीक है चलो भाई। मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल गैल्वेनोमीटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अगर सारे गैल्वेनोमीटर, करंट रेंज चाहिए, करंट रेंज में कहाँ मिलेगा, ठीक है, अगर सारे के सारे गैल्वेनोमीटर को मैंने पैरेलल में लगा दिया, ठीक है। मैक्सिमम करंट रेंज ऑब्टेन्ड, 2 galvanometer are connected in series and combination is connected in parallel with both resistors, ठीक है। अब मैक्सिमम करंट रेंज, करंट के बारे में बात करूं तो मैंने कहा सबको पैरेलल में लगा दिया, तो R R/2 और R/2, मैं वो बाउंड्री कंडीशन ही लेकर के अभी चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां से जो करंट निकल करके आएगा, इसके अक्रॉस IG जा सकता है, इसके अक्रॉस IG जाएगा, ठीक है, और यहां से IG इंटू R/2, रेसिस्टेंस डबल हो गया है, तो करंट हो जाएगा IG/2, करंट हो जाएगा IG/2, ठीक है। तो कितना जाएगा, IG और IG, तो ये जाएगा 3IG के बराबर जाएगा, ठीक है। और अगला केस क्या है, अगला केस बोल रहा है मैक्सिमम करंट इज ऑब्टेन्ड, दोनों गैल्वेनोमीटर को किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में, और दो रेसिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। तो दोनों गैल्वेनोमीटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। when 2 galvanometers are connected in series and the combination is connected in parallel with both resistors, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है विथ बोथ रेसिस्टर्स, तो R और R को हमने यहां पर लगा दिया है, ठीक है। ये R/2 हो गया है, R/2 हो गया है। यहां से अब IG से ज्यादा करंट नहीं जाएगा, यहां से कितना जाएगा, IG ही जाएगा, यहां से जाएगा IG जाएगा, तो ये 3IG यहां से जा रहा है, ठीक है। दोनों कंडीशन बिल्कुल सेम जा रही हैं। Current all components are connected in parallel, maximum current range is obtained when 2 galvanometers are connected in series and the combination is connected in parallel with both resistors। यहाँ पे रेसिस्टेंस डबल, तो करंट आधा आधा, IG आपका कितना हो गया, 3IG। यहाँ से IG जा रहा है, ये पैरेलल में लगा दिए हैं, R/2 मिलकर के R हुआ, ये भी R है, ये भी R है, तो बराबर बराबर करंट जाएंगे, तो 3IG, तो दोनों बराबर बराबर ही जा रहे हैं, ठीक है। अब लेटेस्ट से ये क्या है, R रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज लेस देन R/2, ठीक है। आइडेंटिकल गैल्वेनोमीटर्स हैं, when all connected in, अगर R/2 से कम है तो यहाँ पर रेसिस्टेंस अगर कम हो जाएगा, फैक्ट क्या है, 0 मान करके चलें, अगर 0 हो जाता है आइडियल गैल्वेनोमीटर, कम करूंगा तो और कम होता, आई थिंक शायद दोनों ही सही आने चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। चलो, तो आई थिंक दोनों सही आने चाहिए, एक बार फिर भी इफेक्ट देखना पड़ेगा। चलो भाई, तो ये था आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।